हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 को शुरू किया और हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, यानी कि प्रीवियस एपिसोड्स की बात करें, तो उसमें हम लोग ने ये देखा कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, यानी कि एक के बाद एक साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स देना सजेस्ट करना शुरू किया। अब सबसे पहले वहां पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, लेकिन वहां पर उनकी कुछ गलतियां आ गई। उनके बाद आए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी कुछ वहां पर क्या आए, तो वहां पर कुछ उनकी लिमिटेशंस आई, है ना, उनकी गलती आई। तो हमने कल के वीडियो में एक सस्पेंस से बात छोड़ी थी कि भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को चैलेंज किया था। तो वो साइंटिस्ट कौन थे? तो वो साइंटिस्ट थे बोहर्स। यस बच्चों, वो साइंटिस्ट कौन थे? तो साइंटिस्ट बोहर्स थे। ठीक है, तो आज से हमें नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी अटेंटिव हियर। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है। चलो, सबसे पहले बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, तो पहले हम उन पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। पहला पोस्टुलेट उनका ये था, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। उसमें पहला पोस्टुलेट था एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक एटम का सेंटर पार्ट होता है, ठीक है। एटम का सेंटर पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1, एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम का जो सेंटर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड ओनली इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ इलेक्ट्रॉन revolves in a fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity। यानी कि वो एक स्पेसिफिक पाथ में ही क्या होगा? रिवॉल्व होगा। समझेंगे नहीं? और वो जिस पाथ में रिवॉल्व हो रहा है वहां की कोई स्पेसिफिक एनर्जी भी होगी, और वहां का कोई ना कोई साथ में उस इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक वेलोसिटी भी होगा, ऐसा बोहर्स का कहना था। ओके, देन नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बताया था उन्होंने। क्या बताया था? नंबर 3, दैट इज क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन, जरा ध्यान से देखते रहना, उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। अब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच इलेक्ट्रॉन revolves in those circular orbit whose angular momentum L is integral multiple of, that is represented by L is integral multiple of that is h upon 2 pi। तो यहां पर L की फॉर्मूला क्या बनेगी? L is equal to NH upon 2 pi, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम का क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अब देखो, इनका ये कहना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, जिस पाथ में रिवॉल्व हो रहा है उस पाथ का वहां पर क्या हो रहा है? वो स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम वाला पाथ है जिसका मल्टीपल h/2 pi, 2h/2 pi, 3h/2 pi, 4h/2 pi, ऐसे मल्टीपल इसके रहेंगे। लाइक हियर n is equal to integer, positive integer
1 2 3 एंड सो ऑन, एंड तक रहेगा वो, कहां तक रहेगा, एन तक। ओके यस, और यहां पर ये क्या रहता है, h की वैल्यू क्या रहती है, h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट रहता है जिसकी वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है दैट इज 6.636 या फिर 6.626 लिख सकते हो इनटू 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, 6.626 इनटू 10⁻34 जूल इनटू सेकंड, ये उसका फार्मूला रहेगा बच्चों। इज इट ओके? यस। चलिए अब इसको डिराइव करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। हम लोग इसको डिराइव करेंगे, बी अटेंटिव हियर। इसको कैसे डिराइव करते हैं, हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ली थी। अब मान लो कि भाई यहाँ पर n की वैल्यू आपने ली है दैट इज n इज इक्वल टू 1 लिया है, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आएगा, दैट इज h अपॉन 2 पाई। लेकिन अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा, l इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई, यानी कि 2 2 कट हो जाएगा, दैट इज h अपॉन पाई हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है उसमें n की वैल्यू हमने बताया कि भाई वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। एंड हमारे पास यहाँ पर यस h की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या है इधर, तो वो एक प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 into 10⁻34 जूल इनटू सेकंड रहेगा। फिर हमने दो एग्जांपल पे ले लिए, पहले एग्जांपल में हमने n इक्वल टू 1 लिया था, दूसरे एग्जांपल में हमने n इक्वल टू 2 लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते रहना इधर। यस, अब देखो एंगुलर मोमेंटम की फार्मूला क्या होती है वो भी तो हम डिराइव करेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो रहता है, एंगुलर मोमेंटम की फार्मूला क्या रहेगी वो भी तो हमें क्लियर होना चाहिए। अब देखो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, दैट इज इक्वल टू r इनटू p। क्या रहता है, r इनटू p, और r यहां पर क्या है, दैट विल बी द रेडियस हियर। p क्या होता है, p यानी कि मोमेंटम रहता है, तो p की वैल्यू होती है दैट इज mv। क्या रहेगा वैल्यू उसका, mv जितना रहेगा, कितना रहेगा, mv जितना। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, ठीक है, वहां पर तो वो एक स्पेसिफिक क्या हो रहा है, वहां पर एक एंगल से घूम रहा है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एंगल से घूम रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, तो RMV sin 90 डिग्री एंगल से। कैसे, चलो मैं बनाता हूं उसका डायग्राम, है ना, ध्यान से देखना कि हमारे पास मान लो कि भाई ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आप चेक करोगे तो इसमें क्या बनेगा, यहां पर इस डायरेक्शन में बाहर जाने की कोशिश करता है, ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, इसलिए हमने क्या लिखा है, sin 90। अब sin 90 की जो वैल्यू रहती है वो 1 रहती है, sin 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 1, तो RMV into V 1, यानी कि L की वैल्यू क्या आ गई, RMV, ये L की वैल्यू आ गई है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू जो मिली है, इसको ये L की वैल्यू और ये L की वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे। इसको मान लो कि भाई हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इस वैल्यू को हमने ले लिया है दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, तो कंपेयर करते हैं, ये भी L की वैल्यू है और वो भी L की वैल्यू है, तो RMV इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये हमें फॉर्मूला मिल गया कंपेयर करने पर। ठीक है, हमने यहाँ पर कंपेयर किया तो ये फॉर्मूला मिल गया। इसको रीअरेंज करो तो ये क्या आता है पता है, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये हमें फॉर्मूला मिल गया है, और इसी को बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये जो फॉर्मूला हमें मिला ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये इसी को हम लोग बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए। एक बार हम इन 3 पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो हम लोग ने क्या देखा कि भाई रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशंस आए, कुछ गलतियां आई है, तो उन गलतियों को हमने सुधारने के लिए क्या किया, तो वहां पर आगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोहर्स, ठीक है, नील बोर। अब नील बोर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने रदरफोर्ड यानी कि आइंस्टाइन की थियरी को भी चैलेंज किया था। अब देखो बेसिकली किया क्या था, उन्होंने पहले तो पोस्टुलेट्स दिए कुछ, वो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, तो पहला पोस्टुलेट था कि एटम जो रहता है वो उसके एक सेंटर में एक पार्ट रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स मौजूद रहते हैं, वो उनके अंदर क्या रहेंगे, तो प्रोटॉन्स मौजूद रहेंगे। ठीक है, और आजू बाजू में मैं आपको समझाऊंगा, आजू बाजू में यानी कि मान लो कि भाई ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो आजू बाजू में एक स्पेसिफिक पाथ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। अब वो पाथ फिक्स रहेगा, उस पाथ के आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो कोई और पाथ होगा, स्पेसिफिक पाथ ही रहता है।
ठीक है, यस। और वो जो इलेक्ट्रॉन वहां पर घूम रहे हैं स्पेसिफिक पाथ में, उनकी खुद की फिक्स एनर्जी भी रहती है, ठीक है, उनकी खुद की एक फिक्स एनर्जी भी रहती है, एज वेल एज उनके खुद के वहां पर क्या रहेगा, फिक्स वेलोसिटी भी रहता है बच्चों, ठीक है, फिक्स वेलोसिटी भी रहता है। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। बेसिकली ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, कि भाई होता ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व हो रहा है। अब वो जिस पाथ में रिवॉल्व हो रहा है वो h/2 का मल्टीपल होता है, कह रहा है वो h/2 का मल्टीपल रहता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज L = NH/2 L = NH/2। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, और h की वैल्यू क्या है, वो एक प्लैंक्स कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 जूल / सेकंड। ओके, अब मान लो कि भाई ये इक्वेशन में हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक एग्जांपल में n = 1 लिया, हमने यहाँ पर n = 1 लिया तो क्या आया, L = h/2π, n = 2 लिया तो L = 2h/2π, 2 2 कट हो गया तो h/π रहेगा। अब देखो ये एंगुलर मोमेंटम की जो हम बात कर रहे हैं उसकी फार्मूला क्या होती है, तो उसकी फार्मूला होती है r × p, ठीक है कि नहीं। अब r p की वैल्यू क्या होती है, वो एक मोमेंटम है दैट इज mv रहता है, p क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू mv। ओके, तो क्या होगा r mv, अब ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो sin 90 डिग्री है, sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, तो L = r mv, या फिर आप उसको mvr भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज mvr। तो हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर किया, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमने ये दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है बच्चों। तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें L की वैल्यू ये भी है और L की वैल्यू ये भी है, दोनों को कंपेयर करने पर mvr = क्या है, NH/2π, ये हमें फार्मूला मिल गया है। और यही फार्मूला को बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ओके, यस, एक बार इसको रीड कर लो शांति से, 1 मिनट का मैं टाइम कर दे रहा हूं, इसको रीड कर लो और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम आगे जाएंगे। इसको रीड कर लो एक बार आप, ओके, और फिर हम लोग इसके बाद के पोस्टुलेट पे जाएंगे। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ को रीड करके समझ लो। ओके स्टूडेंट्स, चलो जल्दी रीड कर लो एक बार उसको, फिर हम लोग आगे जाएंगे। विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन नेक्स्ट पोस्टुलेट। अब 2 पोस्टुलेट्स करने हैं, यस। ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन हियर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 पोस्टुलेट्स को खत्म किए, ये बोहर्स से दिए हुए पोस्टुलेट्स थे। अब देखो ये बोहर्स का जो थियरी है वो थोड़ा सा लेंथी थियरी है। यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वहां पर हमें ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज की कैलकुलेशन की मेथड्स पढ़नी है, तो वो सारे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ पोस्टुलेट्स करेंगे ताकि आपका क्लियर होता रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चौथा पोस्टुलेट लेते हैं। विल टेक द फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट पे जाएंगे हम लोग। Yes, pay attention here. So what is the fourth postulate? तो हमने यहाँ पर 3 postulates खत्म किए, तो चौथा postulate है that says that while revolving, जो भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड में एक पाथ पर रिवॉल्व हो रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो सेंटर में वहां पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, और आजू बाजू में ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि ये अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल्स है तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। व्हाइल रिवॉल्विंग, ये चौथा है, व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, कौन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट में FOAB कह सकते हैं,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट में FOA भी बोल सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसी की वजह से क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा बच्चों, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा। अब जरा ध्यान से देखना कि यहां पर Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी फॉर्मूला क्या होगी, दैट इज Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, ओके, इनटू Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर। ये हमारे लिए फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होगा। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि Fc का क्या होगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। अब आप आगे ही देखिए कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भाई Fe इज इक्वल टू Fc, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था, दैट इज Fe इक्वल टू Fc वाला। अब देखो हम वही चीज को यहां पर प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द पोस्टुलेट्स ओनली, हम लोग ये पोस्टुलेट्स ही पढ़ेंगे। अब देखो हमने एक चीज तो पढ़ी हुई है, दैट इज Fe इक्वल टू Fc, Fe इक्वल टू Fc। हम इनकी वैल्यूज को रख देते हैं, विल पुट द वैल्यूज हियर। तो क्या वैल्यू है, Fe की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। और यहां पर Fc की वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। अब देखो यहां पर क्या कैंसिल आउट होगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियस बात है ना, r यहां पर कैंसिल हो जाना चाहिए ना, यहां पर r कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से यहां पर देखना, ये तो हमने लिख लिया। अब जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, बट लेकिन वो क्या करता है, वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करता है, यानी कि वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है, ये गोल गोल घूमेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ जाएगा, वो नहीं आ जाएगा। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें बच्चों, तो न्यूक्लियस क्या रहता है, न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं, वहां पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने वाले चार्ज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ze से। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं Ze से। अब जरा ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर Q1 जो हमारे पास है वो E के बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, Q1 क्या है हमारे पास, तो वो इलेक्ट्रॉन है ना, E, ठीक है, उसका चार्ज कितना है, ये इसका, ये Q1 समझ लो आप इसको, और इसको आप लोग Q2 समझ लो, ठीक है, Q1 एंड Q2 को समझ लो आप वहां पर। अब यहाँ पर आप गौर करोगे तो Q2 क्या होगा, तो वो Ze के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर चार्ज Ze से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग किससे करते हैं, Ze से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके चार्ज को हमने E के बराबर लिया। यही जो Q1 की वैल्यू है और Q2 की वैल्यू है, उसको ये वाली इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q1 क्या है, E है, इनटू Q2 क्या है, Ze है, डिवाइड बाय R स्क्वायर है, इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा। ये क्या आएगा फाइनल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। ये चौथा पोस्टुलेट है। पांचवा और आखिरी पोस्टुलेट क्या है, अब जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास मान लो कि न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक पाथ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, याद रखना यहां पर, वो इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी को लूज भी नहीं करेगा, ना ही कोई एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। ध्यान देना यहां पर, पे अटेंशन हियर, ना ही वो कोई एनर्जी को लूज करेगा और ना ही कोई एनर्जी को वो गेन करेगा, ठीक है। ये पांचवा पोस्टुलेट बोहर्स ने बताया था, while revolving around nucleus, electron neither gains
एनर्जी नॉर इट लूजेस एनर्जी। ये गौर करने वाली बात है, वो ना ही एनर्जी को गेन करता है और ना ही वो एनर्जी को लूज करता है। यानी कि एनर्जी ऑफ द शेल कैसा रहेगा, एनर्जी ऑफ द शेल इज फिक्स्ड। यहां पर क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ द शेल, एनर्जी ऑफ द शेल इज फिक्स्ड। कैसा रहता है, वो फिक्स रहता है। चलो यहां पर ध्यान से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। हमारे 5 यहां पर जो है 5 यहां पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स कंप्लीट होते हैं। जरा ध्यान देना बच्चों, यहां पर देखो चौथा पोस्टुलेट क्या है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, और उसी की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंटर की तरफ वो खींचने की कोशिश करता है न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है ये फोर्स। हमने पढ़ा है कि भाई Fe is equal to 1/4πε0 into Q1/Q2 के Q1 Q2 upon R square आएगा और कूलम्बिक फोर्स का Fc equal to mv square upon R आएगा। अब वो दोनों सेम रहता है ना, वो दोनों सेम रहेगा। तो हमने दोनों को कंपेयर किया। अब हमने क्या लिया, एक एटम के स्ट्रक्चर को लिया, ये न्यूक्लियस जो है वो इसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ये पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, तो E के बराबर है। ये पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, तो Ze के बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी रहती है, न्यूक्लियर चार्ज रहता है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो Ze के बराबर है, ठीक है। अब Q1 की जगह पर E ले लिया, Q2 की जगह पर Ze ले लिया और ये सारी वैल्यूज को याद रखा। क्या हुआ, 1/4πε0 into E into Ze upon R square equal to mv square upon R आ गया, ठीक है। अब क्या है, 1/ε0 Ze square upon R square equal to mv square by R आ गया, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला मिल गई है। नाउ व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड, अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होता है तो ना ही वो एनर्जी को गेन करता है ना ही वो एनर्जी को लूज करता है। यानी कि शेल की जो एनर्जी है वो जितनी होती है उतनी ही रहती है, वो कभी चेंज होती नहीं है। तो ये 5 पोस्टुलेट्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल के कंप्लीट हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है, हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये सारे वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना सीखना है। और इसके सारे में इस टॉपिक के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका मैं डेरिवेशन के साथ कराऊंगा। हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं दिया, फिर भी मैं आपको डेरिवेशन के साथ कराऊंगा ताकि आपको जेईई नीट में दोनों में काम आ जाए। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको रीड कर लो फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर द 1 मिनट, ओके। अब इसको रीड कर लो, रीड इट वंस। एक एक लाइन टू लाइन शांति से रीड कर लो। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो के बाद भी रीड तो कर ही सकते हो, पर आप करने वाले हो नहीं, इसलिए मैं वीडियो के कंटिन्यूशन में आपको 1-1 मिनट का टाइम देता हूं ताकि आप उसको रीड भी कर पाओ, ओके। चलिए अब आगे जाते हैं, लेट्स गो टू द नाउ, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लेट अस वाइंड अप दिस टॉपिक। देखो तो हम लोग ने यहाँ पर बोर्स पोस्टुलेट्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिए थे वो कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर काफ़ी एक्साइटिंग है, लॉजिकल है, ट्रिकी है, मज़ा भी आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिविजन्स करने वाले हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा तो आपको मज़ा भी आता रहेगा। नोट्स बनाते रहना, ये मैं जितना भी कुछ लिखवाता हूँ वो सबकी नोट्स बनाते रहना और लेक्चर के तुरंत बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख दो, या फिर मैं जैसे ही ये पूरा लिख देता हूँ आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। मैं 30 सेकेंड यहाँ पर रख रहा हूँ वीडियो को, ताकि आप लोग को अगर किसी को लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हो।